नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। मुंबई और महाराष्ट्र के कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका काम अचानक से थम गया है। क्या वजह है? इसकी मेन वजह हमें अभी जो दिख रही है वो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। लेकिन क्या है ये पूरा मामला? इसकी जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ एमसीएच क्रेडाई के सीईओ केवल वलंबिया जुड़ गए हैं। केवल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते निशा जी। तो जैसे मैंने कहा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अचानक से थम गए हैं, उनका काम रुक गया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमें पूरा मामला समझाएं प्लीज। निशा जी, अगस्त 2024 में मैं आपको लेके चलता हूँ। काश मेरे हम्म। पास टाइम मशीन होता तो मैं आपको एक्चुअली दिखाता, बट खैर 2024 अगस्त में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने एक ऑर्डर पास किया। हम्म। और ऑर्डर ये पास किया कि अभी हर एक स्टेट में जो मैकेनिज्म है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, होता ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनका साइज जो है वो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक अप्रूवल लेना होता है, जो करती है सिया, स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। एक अथॉरिटी होती है जो महाराष्ट्र हम्म। गवर्नमेंट के तहत बनाई जाती है। और वो लोग जो हैं वो हर एक प्रोजेक्ट को स्क्रूटिनाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है और क्या होगा, और उनको कुछ नजरिए बताते हैं या कुछ जरिए बताते हैं ताकि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर पाए। दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वेरी वेल एस्टेब्लिश प्रोसेस। अब ये प्रोसेस को क्वेश्चन किया गया एनजीटी भोपाल के ऑर्डर में, और उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो 20,000 स्क्वायर मीटर से बड़े हैं, उनको स्टेट और सेंटर दोनों जगह पर ये अप्रूवल्स लेना है। और वो कौन से प्रोजेक्ट हैं? जो प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर के रेडियस में आते हो, कोई भी फॉरेस्ट, सेंचुरी, नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में। अभी हुआ ये कि अगर आप मुंबई की अगर आप बात देखें तो मुंबई की जो ज्योग्राफी है वो हम्म। ऐसी है कि अगर आप संजय गांधी नेशनल पार्क है या जो वेटलैंड्स हैं या जो फ्लेमिंगो जोन्स हैं थाना के आजू बाजू में, हम्म। वो अगर आप उसका 5 किलोमीटर का रेडियस करोगे तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मुंबई उसमें अफेक्टेड हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस, हाँ। सिंस अगस्त ऑनवर्ड्स, अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट की जो सिया, जो स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने हियरिंग बंद कर दी है। और उन्होंने राह देखी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एमओईएफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, उनसे उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस मिले ताकि वो प्रोजेक्ट्स का हियरिंग किस तरह से करना है वो राह देंगे। अभी प्रोसेस ये हुआ कि एनजीटी भोपाल ने एक ऑर्डर दिया, और उसकी वजह से पूरे जो इंडिया के जितने भी सिया हैं वो उन्होंने अलग अलग स्टैंड लिए हैं। जैसे उड़ीसा में स्टेट लेवल पे चालू है हियरिंग्स, हम्म। वेस्ट बंगाल में चालू है, मध्य प्रदेश में चालू है, इनफैक्ट गुजरात में चालू है। लेकिन कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम सेंटर की राह देखेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इंटरप्रिटेशन जो है ये ऑर्डर का, इसने पैरालाइज कर दिया है पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अप्रूवल प्रोसेस को, स्पेशली महाराष्ट्र में। हम्म। लेकिन इससे कितने प्रोजेक्ट्स अभी थम से गए हैं, जिनका काम थम गया है, और कितना इन्वेस्टमेंट इसमें स्टक है? इनफैक्ट क्रेडाई नेशनल और महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया, जो हमारी जो चैम्बर है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, हम लोगों ने एक सर्वे किया है और हमारे हिसाब से जो डेटा हमने कलेक्ट किया है महाराष्ट्र भर में, मेनली अगर मैं मुंबई और पुणे की बात करूं तो 473 प्रोजेक्ट्स ऐसे जो बड़े टाउनशिप लेवल के, इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो हैं वो अटके हुए हैं हम्म। इस पर्टिकुलर ऑर्डर की वजह से। और अगर मैं इसी की बात करूं कि अगर मैं इसको पैसे में अगर आपको दिखाऊं तो कम से कम 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो है वो अटके हुए हैं आज की तारीख में, जो बहुत बड़ा एक ग्रिड लॉक है, बहुत बड़ा ग्रिड लॉक है। और अगर बिल्कुल। मैं हाउसिंग यूनिट्स की बात करूं तो 2 लाख से ज्यादा घर आज अटके हुए हैं क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन नहीं मिला है बिकॉज ऑफ दिस ग्रिड लॉक। सो एक काफी एक बड़ा सा, अगर मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट अगर ये दूं कि अगर आपको टाउनशिप में घर लेना है तो मुझे लगता है कि डिमांड उसकी बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम होती जाएगी। अगर ये, क्योंकि 2024 से लेके आज हम 2025 जून आ रहा है, और करीब करीब ये पूरा एक साल चला गया जिसमें कोई नया टाउनशिप का प्रोजेक्ट को सीसी नहीं मिला है। सो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ डर्थ ऑफ हाउसिंग इन द कमिंग टाइम्स। लेकिन केवल जी, एनओसी तो पहले भी मिलता था। तो ऐसी क्या वजह आई जिसकी वजह से ये ऑर्डर निकालना पड़ा, या ऑर्डर आया और उसकी वजह से एक साल की से इतनी तकलीफ सारे प्रोजेक्ट्स को हो रही है? क्या बदला है इसमें?
जी, क्रेडाई एमसीएचआई ऑलरेडी ये जो ग्रिड लॉक है उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हम लोगों का फाइनल हियरिंग भी हो चुका है और मैं ये सब मानता हूं कि भाई हुआ जो क्या है वो एक ब्यूरोक्रेटिक ग्रिड लॉक है। क्योंकि जब ये एनजीटी भोपाल का जब ऑर्डर पब्लिश हुआ, जब वो हम्म। ऑर्डर पारित हुआ, तब महाराष्ट्र ने हियरिंग्स करना बंद कर दिया। जो हियरिंग्स जो करते थे, वो जो स्टेट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स थे, हम्म। उनका हियरिंग्स करना उन्होंने बंद कर दिया। एंड दे आर अवेटिंग फॉर सम नोड फ्रॉम द एमओईएफ। हालांकि एमओईएफ ने जो जो दिल्ली की जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, उन्होंने एक ओएम निकाला था जनवरी 2025 में, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट्स को ए और बी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और उन्होंने कहा था कि स्टेट ने ये शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है, उनके पास वो बैंडविथ नहीं है कि वो पूरे देश के ऐसे जो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट्स है उसका हियरिंग दिल्ली में कर पाए। तो हम्म। उन्होंने एक्चुअली बहुत क्लियरली बता दिया था कि हम ये नहीं करेंगे दिल्ली में, आपको स्टेट लेवल पे ही करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, क्योंकि वो केस चालू था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम उसको पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं तब तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। सो दिल्ली, जो पूरे देश के जो प्रोजेक्ट्स हैं, दिल्ली की जो मिनिस्ट्री है अपनी एमओईएफ, वो उसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास वो बैंडविड्थ नहीं है, उनको लगता है। और स्टेट ने टेम्पररी होल्ड पे रखा है इसको। सो इसकी वजह से जो है ये जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो लर्च में आ गए। लेकिन केवल जी 1 साल का समय हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब तक इसका कोई भी निष्कर्ष क्यों नहीं आया? क्या हर्डल्स दिख रहे हैं? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक्चुअली हमने सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं हमारे भूपिंदर जी, उनसे भी इसके बारे में बात की है। इनफैक्ट हम पंकजा मुंडे जी, जो आदरणीय मंत्री है यहाँ पर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के महाराष्ट्र के, उनको भी हम मिले हैं इनके बारे में। और हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। सो सुप्रीम कोर्ट की याचिका जो है वो सुनवाई की गई है, 1 साल उनकी सुनवाई हुई। अभी फाइनल ऑर्डर के लिए पेंडिंग है और मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का तवज्जो लेगा और एक फेवरेबल ऑर्डर पास करेगा। क्योंकि हमारा ये कहना है कि चाहे आप दिल्ली में करो, चाहे आप मुंबई में करो, या दोनों जगह पर करो, वी आर ओके विथ इट। पर एटलीस्ट हियरिंग होनी चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट्स को जो अप्रूवल जो चाहिए सीसी के पहले, शुरू करने से पहले, कमेंसमेंट करने से पहले, वो सिया का बहुत जरूरी होता है। तो चाहे आप स्टेट में करें या आप सेंटर में करें या दोनों जगह पर करें, हम तीनों रास्तों के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सुनवाई होनी चाहिए। सो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो उसका जो कंसिडरेशन है वो किया हुआ है। हम्म। और मुझे हम्म। लगता है कि एक फेवरेबल ऑर्डर जल्दी ही हमारे पास आएगा, जहां पर सुनवाई चालू करने की सूचना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाएगी। तो जबकि दूसरे राज्यों ने इसमें पहल की और उन्होंने अपनी सुनवाई राज्य के तौर पे राज्य स्तर पे शुरू कर दी है, तो फिर महाराष्ट्र में करने के लिए क्या हर्डल्स आए? क्यों नहीं अब तक महाराष्ट्र में वो शुरू हो पाया और हम सेंटर या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए थमे हुए हैं? वेल, कैसे होता है निशा जी की जो भी कोई ऑर्डर आता है, जैसे हम्म। एनजीटी भोपाल का ऑर्डर था, हम्म। तो जो स्टेट लेवल की जो हमारी एनवायरमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनरली एमओईएफ सेंटर से आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है अपना दिल्ली में, वहां से आते हैं। तो बाकी राज्यों ने जो इसका जो लीगल इंटरप्रिटेशन किया वो ये किया कि भाई एनजीटी भोपाल का जो ऑर्डर है उसका कॉग्निजेंस एमओईएफ लेगी और एमओईएफ उनको सूचना देगी आगे क्या करना है। तब तक उन्होंने सुनवाई जारी रखी है। जबकि महाराष्ट्र में जो एक इंटरप्रिटेशन ये आया कि भाई अगर एनजीटी भोपाल ने अगर ये ऐसा ऑर्डर दिया है और अगर हम सुनवाई चालू रखेंगे तो शायद कन्विक्शन का एक ये होगा कि, क्योंकि एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सुनवाई स्थगित कर दी। अब हाल ही में जैसे आपने पहले भी कहा एनवायरमेंट मिनिस्टर जो पंकजा मुंडे जी हैं उनसे आप मिले। आपने क्या उनसे बात कही और उनसे आपको क्या आश्वासन मिले हैं? इनफैक्ट पंकजा जी को मिलना हमारे लिए एक अच्छी घटना थी, मैं आपको ये कहूंगा, क्योंकि वी हैड अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग विद द ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर ओवर देयर। हमें हमें ये समझ में आया कि स्टेट इज फुल्ली कमिटेड टू प्रोटेक्ट बोथ द एनवायरमेंट एंड द हाउसिंग नीड्स। और आदरणीय जो मंत्री महोदया हैं हमारी, उनको काफी अच्छे से ये विषय का संज्ञान है। और उन्होंने कहा कि भाई वो डायरेक्टली एमओईएफ का जो दिल्ली का जो उनका ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनसे वो फॉर्मल क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए।
और जो SC SC जो यहाँ पर अभी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जो जो कमिटी यहाँ पर संगठित करनी चाहिए उनको, वो भी वो कर रहे हैं. सो हर अप्रोच वॉज वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड, एंड वी अप्रिशिएट हर ओपननेस इन एंगेजिंग विद द स्टेक होल्डर्स. एंड हमें लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर अभी जो पेंडिंग है, उसके बाद काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो? हम ये आशा करते हैं कि ये महीने के, मतलब हम अभी मई में हैं, मई का एंड है, मई एंड से पहले ये ऑर्डर हमें अपेक्षित है. बिल्कुल, तो पूरा 1 सवा साल आपने निकाल दिया है इसके राह में कि भई जल्दी से एनओसी मिलने लगेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए जो शुरू होने लगेंगे। अगर रियलिस्टिकली बात करें, तो कब तक आपको लग रहा है ये सारा मामला सॉल्व हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जैसे मैंने कहा वैसे अपेक्षित है कुछ ही दिनों में, मई एंड के पहले, मई 2025 के एंड से पहले वो ऑर्डर हमें लगता है कि अपेक्षित है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट शायद ये सूचना दें MOEF सेंटर को कि हर एक राज्य के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो MOEF के जो मैकेनिज्म्स हैं, उनको ये सूचना दे कि भाई स्टेट लेवल पे ये चालू रखिए करके हियरिंग्स. सो मुझे लगता है कि भाई जून आते आते हमें काफी सारा क्लियरेंस मिल जाएगा, और जो प्रोजेक्ट्स आज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस के लिए रुके हुए हैं, उनको जल्दी से राहत मिलेगी. हाल ही में हमने देखा कि नई हाउसिंग पॉलिसी आई है महाराष्ट्र के लिए और उसमें क्लस्टर डेवलपमेंट पे ही फोकस किया गया है और आप जो बात कर रहे हैं वो बड़े प्रोजेक्ट ऐसे क्लस्टर डेवलपमेंट के का ही हिस्सा है। तो ये नहीं लगता कि अगर ऐसा नया हाउसिंग पॉलिसी आने से पहले ये मामला सुलझ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तो साथ में नहीं चल सकते, प्रोजेक्ट लॉन्च करना और अटकना, कैसे होगा फिर ये? आपकी बात ये बिल्कुल सही है निशा जी. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हाउसिंग पॉलिसी का मई महीने में जो उसका फाइनल ड्राफ्ट जो सरकार ने क्लियर किया विधानसभा में, नागपुर में, और उसके बाद मई एंड तक हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलने की जो आशा है, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं. हालांकि क्लस्टर डेवलपमेंट के अलावा और भी चीजें हैं जो हमने पंकजा मुंडे जी के साथ भी बात किया, और मैं आपके चैनल के जरिए आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जरूर। जो CRZ जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन है महाराष्ट्र के, उसके अंदर भी काफी सारी जर्जरित इमारतें हैं, काफी सारी पुरानी इमारतें हैं जो रीडेवलपमेंट को वेट कर रही है. और MCZA में जो हमारा स्टेट का जो कमिटी होता है फॉर कोस्टल जोन मैनेजमेंट, वो भी अभी संगठन होना उनका बाकी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. तो हमने हमारे आदरणीय एनवायरमेंट मिनिस्टर को ये भी बताया, और उन्होंने कहा कि भाई वो जल्दी से जल्दी ये कोशिश करेंगे कि MCZA में की कमिटी बैठ जाए, ताकि हाउसिंग हाउसिंग पॉलिसी के जरिए जो रीडेवलपमेंट के लिए जो नए रास्ते खुले हैं, स्पेशली क्लस्टर रीडेवलपमेंट, और वो भी जो CRZ के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए भी रास्ता खुल जाए. सो आई थिंक दोनों चीजें पैरेलल चली है, और हम जून से आशा करते हैं कि भाई दोनों चीजों का असर हाउसिंग इंडस्ट्री पे दिखना शुरू हो जाएगा. होप फॉर द बेस्ट। और आखिरी यही सवाल कि ये जो नई हाउसिंग पॉलिसी आई है, उस पे आपका क्या मानना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत सारी हमारी जो प्रेयर्स थी उनको सुना गया है. स्पेशली एक चीज जो मुझे मुझे लग रहा था कि जिसको एड्रेस करेंगे, वो था अफोर्डेबल हाउसिंग. और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हमारी जो मांग थी, वो शायद हर तरीके से पूरी नहीं हुई है. लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो EWS और MIS में जो म्हाडा जैसी सरकारी संस्थाओं को प्लानिंग एजेंसी बनाकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग को जो बढ़ावा देने की कोशिश की है सरकार ने, वो काफी सराहनीय है. और मुझे लगता है कि हमारी जो प्रार्थना है सरकार को, कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग की और मात्रा में उपलब्धि कराई जाए, ताकि जो आम आदमी है, जो आज मुंबई में घर लेना जिसके लिए मुश्किल हो रहा है, उसको सहूलियत मिले. और आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट, एंड आई हेल द हाउसिंग पॉलिसी विच हैज कम आउट, वेरी थॉटफुल, वेरी प्रोएक्टिव, एंड इट विल बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर. आखिर में ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे एरियाज होंगे जहाँ पे ये क्लस्टर डेवलपमेंट जो अटके हुए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ एनओसी की वजह से। आप मुझे प्लीज अगर बता पाएं कि मुंबई में कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं और कौन से डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं? ये प्रश्न का मैं थोड़ा अलग से जवाब दूं. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप 5 किलोमीटर का रेडियस ड्रॉ करेंगे कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है, जैसे आर्य कॉलोनी है, जैसे अपना फ्लेमिंगो का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, राइट. तो वहां से अगर आप करोगे तो करीब करीब पूरा मुंबई जो 5 किलोमीटर की रेडियस में आ जाता है, गोरेगांव से लेके, अंधेरी से लेके, थाना, मुलुंड, आप सिर्फ नाम लीजिए. आई थिंक हर एक जगह पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके हुए हैं जो 5 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हैं. सो आई थिंक मैं तो ये कहूंगा, और ये कहना शायद लाजमी भी होगा कि 85% ऑफ मुंबई हैज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस NGT भोपाल ऑर्डर.
बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है और आपने 1 साल तक इस पेशेंस रखे हैं इसके लिए, होप कि जल्दी से इसका कुछ निष्कर्ष आए और हाँ, फ़ेवरेबल निष्कर्ष आए, क्योंकि ये सिर्फ़ प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स के नहीं अटके हुए हैं, जिन लोगों ने बुकिंग किए हुए हैं, जिन लोगों के घर हैं, उनके आशियाने भी राह देख रहे हैं कि कब उनको ये घर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसका हम इंतज़ार करेंगे कि इसका निष्कर्ष जल्दी आ जाए। केवल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? निशा जी, एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, यहाँ पर होम बायर्स अभी भी अफेक्टेड नहीं है फॉर्चुनेटली, क्योंकि जब तक आप एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेते हो तब तक आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ओके। और जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपका रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और रेरा में रजिस्टर किए बगैर आप कोई प्रोजेक्ट्स को बेच नहीं सकते हो। सो फॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ होम बायर्स इसमें से अलग हैं, इनको कोई अफेक्ट नहीं है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस डिले, जो सप्लाई में जो गैप आएगा, जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख से ज्यादा घर मुंबई और पुणे में अटके हुए हुँ, हैं, हुँ। इसकी वजह से घरों के भाव के ऊपर एक अफेक्ट आना लाजमी है। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में अगर ये जल्दी से क्लियर नहीं होता है तो होम बायर्स बिल्कुल अफेक्टेड होंगे। बट फॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ देर इज नो इम्पैक्ट ऑन होम बायर्स टुडे। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जब तक सुलझ नहीं जाता, तब तक नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो काम वा मार्केट में नहीं आएँगे। इसकी बिल्कुल। वजह से घरों की जो खपत है, मतलब जो डिमांड है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई में कमी आ सकती है और इसकी वजह से दामों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो हम हाल में चर्चा कर कर रहे थे कि बहुत सारे इलाकों में दाम घट सकते हैं, तो घटने के कोई आसार इसमें नज़र नहीं आते, राइट? वेल, हम आशा कर रहे हैं कि भाई जून आते आते ऑर्डर आ जाए और हमारे हियरिंग्स जो हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की वो शुरू हो जाए। तो आई थिंक हम इसको कम करने में काफी सारी हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया केवल जी, समय निकाला, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इस पूरी मामले को हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखा, इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद निशा।